अच्छा, ये अब स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है बिग विकेट के। ये मिक्स है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। तो हम लोग सिर्फ कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाले ही करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ कॉस्ट यूनिट इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में इनमें से कौन सी चीज है जो कि कॉस्ट यूनिट नहीं हो सकती। तो कॉस्ट यूनिट क्या होता था कि किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, उसके लिए उसकी कॉस्ट को मेजर करने के लिए आप क्या यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप कॉस्ट यूनिट कहते थे। तो इनमें से कौन सी चीज कॉस्ट यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है पेशेंट नाइट। पेशेंट नाइट जो है वो एक कॉस्ट यूनिट है। कैसे? पेशेंट नाइट का मतलब होता है कि एक पेशेंट जो नाइट स्टे कर रहा है उस पर आपको क्या खर्चा पड़ता है। तो हॉस्पिटल वाले इसको एक इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कॉस्ट यूनिट। वार्ड बेड, कि आपकी वार्ड में जो एक बेड है उस बेड पे पेशेंट को फैसिलिटेट करने का आपको क्या खर्चा पड़ रहा है, तो वो भी एक कॉस्ट यूनिट हो सकता है। एक्सरे डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट आपको पता है कि कॉस्ट सेंटर होता है, इसीलिए एक्सरे डिपार्टमेंट जो है वो आपका कॉस्ट यूनिट नहीं होगा। और यही उसने सवाल में पूछा हुआ था। बाकी कैंटीन मील भी आपका कॉस्ट यूनिट हो सकती है कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं उनको आप जो खाना खिलाते हो तो पर मील आपको क्या कॉस्ट पड़ती है, तो वो भी एक कॉस्ट यूनिट हो सकता है। इसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। इनमें से कौन सी चीज है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करती है डायरेक्ट कॉस्ट को। पहला ऑप्शन है कॉस्ट विच इज डायरेक्टली शेयर्ड बाय वन और मोर कॉस्ट सेंटर्स। नहीं। कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ कॉस्ट यूनिट। यस। वो कॉस्ट जो कि आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, एट्रीब्यूट कर सकते हो किसी कॉस्ट यूनिट पे, या प्रोडक्ट भी आप उसको कह सकते हो, तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय कार मैन्युफैक्चरर। इनमें से किस चीज के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कार मैन्युफैक्चरर उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेगा। पहली चीज है शीट मेटल फॉर कार बॉडी। तो गाड़ी की बॉडी पे जो मेटल लगी होती है वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, विजिबल है, आप उसको डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो कि ये चीज इस पे इस्तेमाल हुई हुई है, तो वो तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। वेजेस ऑफ प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स। प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स या वो वर्कर्स जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी स्पेसिफिक जो वेजेस होती हैं वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है। इसीलिए जो बी ऑप्शन होगा वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है ऑयल फ्लूइड्स। लुब्रिकेंट वर्ड वो यूज करेगा तो वो मटेरियल होता है जो कि आप बेसिकली क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी जो है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इसीलिए वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब जिस मशीनरी से गाड़ी बनी हुई है, अब आप गाड़ी को देख के, फिनिश यूनिट को देख के ये तो नहीं बता सकते ना कि यार इसमें जिस मशीनरी से गाड़ी बनी हुई है उसमें ऑयल भी लगा होगा, फ्लूइड भी लगा होगा, या इस गाड़ी को बनाने में फ्लूइड का भी कोई खर्चा होगा। तो यही तो डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन है ना, कि डायरेक्टली ट्रेसेबल जो चीज हो। तो जो चीज डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है वो इनडायरेक्ट होगी। तो लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। बाकी फैब्रिक, जो गाड़ी की सीट्स पे फैब्रिक होती है, कार कवर्स होते हैं, वो सारे विजिबल होते हैं, डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं, तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। कंप्यूटर बनाने वाले के लिए इनमें से कौन सी चीज है जिसको वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन लाइन वर्कर वेजेस। वो लोग जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट इसको बनाने में इन्वॉल्व हैं उनकी तनख्वाहें। तो वो तो डायरेक्ट लेबर हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्शन वर्कर्स होते हैं उनकी जो बेसिक वेजेस वगैरह होती हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में फॉल करती हैं। माइक्रोचिप्स, जो माइक्रोचिप्स कंप्यूटर को बनाने में लगती हैं वो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। प्लास्टिक हाउसिंग फॉर कंप्यूटर बॉडीज। कंप्यूटर की बॉडीज के लिए जो प्लास्टिक की जो उनका जो होती है, प्लास्टिक की जो बॉडी पार्ट होता है वो डायरेक्टली विजिबल है। कंप्यूटर को देख के आप बता सकते हो यार इसके बॉर्डर पे ये प्लास्टिक लगी हुई है, प्लास्टिक कोटिंग या प्लास्टिक कवर है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फैक्ट्री सुपरवाइजर वेजेस। तो वो लोग जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन वर्कर्स को, उनकी जो सैलरी होती है उसको हमने क्या कहा था, इनडायरेक्ट लेबर होती है। तो सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो, उसकी तनख्वाह की अगर वो बात करता है तो डायरेक्टली आपने बता देना कि यार ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर होगा। ये मैं दोबारा लाइन रिपीट करता हूँ कि प्रोडक्शन वर्कर्स के अलावा जितने भी वर्कर्स हैं जो कि उसको असिस्ट कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी जो भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होती है, क्योंकि यहाँ पर भी सुपरवाइजर है, उसकी कॉस्ट इनडायरेक्ट होगी। इसके बाद है कि ये जो ग्राफ है ये, इसमें से कौन सी चीज को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको पता है दो ही चीजों का होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट का और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। देखते हैं इसमें से टोटल मटेरियल कॉस्ट।
तो मटेरियल कॉस्ट आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। स्ट्रेट लाइन तो इसका ग्राफ नहीं हुआ। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट एक फिक्स कॉस्ट होती है, और फिक्स कॉस्ट का ही क्योंकि ये ग्राफ है तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। टोटल वेजेस कॉस्ट जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतने ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। बाकी टेलीफोन का एक्सपेंस एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसीलिए फैक्ट्री का रेंट आपका आंसर होगा। इसके बाद वो पूछ रहा है कि ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा जो ग्राफ था, अगर आपको याद हो, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए जो डी ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। बाकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो इसीलिए ये तो ना हुआ, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बाकी 3.7 में वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसमें से कौन सी चीज है जो कि स्टेप फिक्स कॉस्ट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। पढ़ते हैं। अ कॉस्ट विद बोथ फिक्स एलिमेंट एंड वेरिएबल एलिमेंट, नहीं, ये तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी। अ कॉस्ट विच इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेज, वो कॉस्ट जो कि इंक्रीज होती है जब जो जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो वो तो वेरिएबल कॉस्ट थी। अ कॉस्ट विच इज फिक्स्ड नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो ये तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन होगी। अ कॉस्ट विच इज फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड देन इंक्रीजेस, तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है कि वो कॉस्ट जो कि एक हद तक फिक्स रहती है, लेकिन जैसे ही वो हद या थ्रेशोल्ड या टारगेट एक्सीड होता है तो उसमें एक स्टेप अप आ जाता है, वो इंक्रीज कर जाती है, तो यही स्टेप फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन थी। इसके बाद है कौन सी चीज जो है ये ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है और आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ये ग्राफ है, तो क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इसमें से जो जो चीज वेरिएबल है वो उसका तो ये ग्राफ होगा, लेकिन जो चीज वेरिएबल नहीं है उसका ये ग्राफ नहीं होगा। और क्वेश्चन में भी उसने यही पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इलिस्ट्रेट। इसका जो आंसर होगा वो होगा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ नहीं है। हमने यही बताना था कि किस चीज का ग्राफ नहीं है। बाकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन, ये सब वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक ग्राफ का क्वेश्चन है कि ये किस चीज का ग्राफ है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी यहाँ पर जीरो है तो फिर भी स्टिल कोई ना कोई कॉस्ट यहाँ तक है, तो यानी कि कुछ ना कुछ हिस्सा इस ग्राफ का फिक्स है, और उसके अबव जो है ना एक कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है, जो जो लेवल ऑफ एक्टिविटी में इजाफा हो रहा है कॉस्ट में एक इंक्रीज आ रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, ये आपको स्ट्रेट लाइन बता रहा है। इस डॉट का मतलब ये होता है अगर चीज यहाँ से शुरू हो रही है तो इसका मतलब है कि यार कुछ खर्चा जो है ना आपको वो जीरो एक्टिविटी लेवल पे भी देना है। इसका मतलब है वो खर्चा जो कि आप लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता, आपने देना ही देना है, तो वो एक फिक्स एलिमेंट हो गया। और उसके अबव जो है एक वेरिएबल एलिमेंट है कि जो जो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रही है अबव कॉस्ट में इजाफा होता जा रहा है। तो ये ग्राफ जो है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। ठीक है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है इन चारों में से टेलीफोन कॉस्ट है जो कि सेमी वेरिएबल है, तो इसीलिए ये टेलीफोन कॉस्ट इसका आंसर होगा। फैक्ट्री रेंट फिक्स कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, सुपरवाइजर सैलरीज है, सैलरीज है तो इसका मतलब है स्टेप फिक्स कॉस्ट है। तो ये जो ग्राफ है ये सेमी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और टेलीफोन कॉस्ट हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है ये अभी वक्ती तौर पर आप रहने दें, ये हम जब वो करेंगे तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे। एक ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो कि प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगी। तो प्राइम कॉस्ट क्या होती थी कि जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उनको सम को आप प्राइम कॉस्ट कहते थे। इन ऑप्शंस में से जो चीज इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वही प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगी, तो हमने देखना है कि इन ऑप्शंस में से इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। हायर चार्ज फॉर स्पेशलाइज्ड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए जो आपने मशीनरी, अब ये देखें हायर चार्ज है फॉर स्पेशलाइज्ड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट। हायर चार्ज आपने दिया, हायर का मतलब होता है एक तरह का रेंट। एक मशीनरी आपने दी है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने एक मशीनरी ली है, और उसका जो हायर चार्ज है ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये स्पेशलाइज मशीन ली है। स्पेशलाइज का मतलब ये होता है कि एक किसी चीज में उसका काम हो सकता है, स्पेशलिस्ट है इस चीज की। तो अगर आपने एक स्पेशलाइज्ड मशीन को हायरिंग पे लिया है या रेंट पे लिया है,
तो वो रेंट जो है या वो हायरिंग है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक काम के लिए है, जो वो काम है प्रोडक्ट बनाना, इसीलिए जो है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो ये तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। रेंट्स जो होते हैं, रेंट्स एंड रेट्स, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि ओवरऑल होते हैं, जनरल होते हैं, ये फिर आपके प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे। बाकी मटेरियल जो है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, वो तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। डायरेक्ट लेबर, क्योंकि लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर है, तो वो भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। 3.14, 15 और ये 16, 17 आप भी इग्नोर कर दें। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट लेबर, इनमें से कौन सी चीज है जो कि इनडायरेक्ट लेबर होगा। इनडायरेक्ट लेबर का मैंने आपको बताया था कि वो लेबर जो कि डायरेक्टली ये काम को करने में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। कोच ड्राइवर इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम क्या होता है, गाड़ियां जो है वो चला रही होती हैं, तो गाड़ियां चलाने में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन सा होता है, ड्राइवर। मैंने आपको बताया था लेक्चर में भी, आपने सुना होगा ये बात, ये वाली बात कि अगर सर्विस प्रोवाइडर है इंडस्ट्री, जो बंदा डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर होगा, ठीक है। तो ड्राइवर जो है वो क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा है, डायरेक्टली प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो मैन्युफैक्चरिंग में होती है ना, सर्विस में तो कौन सा बंदा सर्विस दे रहा है डायरेक्टली, तो कोच ड्राइवर डायरेक्टली सर्विस दे रहा है, तो वो तो डायरेक्ट लेबर हो गया। फिर उसके बाद है मशीन ऑपरेटर्स इन मिल्क बॉटलिंग प्लांट, जो एक फैक्ट्री है जहां पर जो मिल्क जो मिल्क आप डाल रहे होते हैं बॉटल्स में, ठीक है, अब वो वहां पर जो बंदा मशीन चला रहा है, तो वो डायरेक्टली इस काम में इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्ट लेबर होगा। अब मेंटेनेंस असिस्टेंट, वर्ड असिस्टेंस ही लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। असिस्टेंस, अभी मैंने आपको बताया कि वो लेबर जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है डायरेक्ट लेबर को, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। तो मैं एक वर्ड असिस्टेंस ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये एक इनडायरेक्ट लेबर है। अब मेंटेनेंस असिस्टेंट इन फैक्ट्री मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता, वो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो इसीलिए ये उस तरह से भी आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर है, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हिस्सा है। लेकिन वर्ड असिस्टेंट से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये इनडायरेक्ट लेबर है। उसके बाद है प्लम्बर्स इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो प्लम्बर्स हैं वो डायरेक्टली काम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो लाइंस वगैरह डालने के लिए, वो तो डायरेक्ट लेबर हुआ, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इसके बाद है अ प्रोडक्शन वर्कर इज पेड अ सैलरी ऑफ 650 पर मंथ प्लस एन एक्स्ट्रा 5 सेंट्स फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ। एक वर्कर है जिसको आप एक सैलरी देते हो 650 एक महीने की, प्लस हर यूनिट पे आप उसको 5 सेंट्स देते हो। तो ये जो लेबर कॉस्ट है, ये सबसे बेस्ट क्या, ये लेबर कॉस्ट कौन सी है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सैलरी तो फिक्स होती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट, पूरी फिक्स कॉस्ट भी यही, पूरी फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, क्योंकि फिक्स सैलरी तो मिल रही है लेकिन हर यूनिट के बदले 5 सेंट भी मिल रहा है, तो पूरी फिक्स कॉस्ट ना हुई। स्टेप कॉस्ट, नहीं, स्टेप कॉस्ट भी नहीं है। अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यस, यस, अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये 650 जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसके अबव जितने भी आप यूनिट्स बनाएंगे उस पे उस आपको अबव जो है पैसे मिलेंगे, 5 सेंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, जिसमें फिक्स एलिमेंट भी शामिल है और वेरिएबल एलिमेंट भी शामिल है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इनमें से कौन सी चीज कॉस्ट यूनिट हो सकती है। तो अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यस, एक जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो पर यूनिट आपको क्या कॉस्ट पड़ गया, तो ये तो कॉस्ट यूनिट हो सकता है। बैच ऑफ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 1000 यूनिट्स, यस, कि पर बैच आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, तो ये भी एक कॉस्ट यूनिट आप ले सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है अपनी कॉस्ट को मेजर करने के लिए आप क्या यूनिट यूज कर सकते हो, तो पर बैच भी आप कॉस्ट देख सकते हो, तो वो भी एक कॉस्ट यूनिट है। ये दो होंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट आपको पता है कॉस्ट सेंटर होती है। अ मेंबर ऑफ सेल्स टीम, कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि इवन अगर एक बंदा भी हो और उस बंदे से एसोसिएटेड भी कॉस्ट आप निकाल सकते हो, तो वो भी आपका कॉस्ट सेंटर होता है। तो मेंबर एक सेल टीम का आपका कॉस्ट यूनिट नहीं हो सकता, ठीक है, ये कॉस्ट सेंटर हो सकता है, कॉस्ट यूनिट नहीं हो सकता। तो 1 और 2 ओनली आंसर है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ कॉस्ट यूनिट फॉर अ होटल, इनमें से कौन सी चीज है जो आप होटल के लिए कॉस्ट यूनिट नहीं यूज कर सकते। गेस्ट पर नाइट, ये तो एक कॉस्ट यूनिट होगा, ठीक है, ये पर एक रात में जो गेस्ट आते हैं उनको जो आप रखते हो तो आपको क्या कॉस्ट पड़ती है। पर्सन एम्प्लॉयड इन होटल स्पा, स्पा बस आप समझ लें एक तरह का जिम्नेजियम होता है, जिम। तो पर्सनल पर्सनल जो बंदा यहाँ पर एम्प्लॉय होगा
तो एक बंदा है, तो बंदा मैंने आपको बताया है कि वो कॉस्ट यूनिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने यही बताया था कि कॉस्ट यूनिट कौन सी चीज नहीं है। मील सर्व्ड एक कॉस्ट यूनिट हो सकता है, बेड ऑक्यूपाइड पर नाइट भी एक कॉस्ट यूनिट हो सकता है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें वो पूछ रहा है कि बताएं कि जी कौन सी कॉस्ट है ये। तो कंप्यूटर सुपरवाइजर की सैलरी का बताना है और कंप्यूटर सर्विसेज का बताना है। अब वैसे तो आपको पता है कि अगर सुपरवाइजर की सैलरीज है, ठीक है, आपको वैसे मैंने क्लास में भी लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि सैलरीज अगर आ जाए तो इसका मतलब है वो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। लेकिन आप इस डाटा से भी चेक कर सकते हो, जैसे 125 यूनिट्स तक 60 थी, 150 यूनिट्स पे 66 होगी, फिर 175 तक स्टिल 66 है, फिर जो है 72 का एक स्टेप अप आ रहा है। यानी कि पहले ये 60 पे फिक्स थी, फिर ये 66 पे चलेगी, कुछ अर्सा 66 पे रही, फिर जैसे ही एक्टिविटी लेवल 200 यूनिट्स पे हो गया तो मजीद इसमें इजाफा आ गया। तो एक स्टेप फिक्स कॉस्ट की खसूसियत बता रही है। तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो तो स्टेप फिक्स कॉस्ट होगी। अब कंप्यूटर सर्विसेज, अब कंप्यूटर सर्विसेज का हमने देखना है कि यार ये कौन सी कॉस्ट है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो जो जो एक्टिविटी लेवल मेरी 125, 150, 175, 200, जो जो मेरा एक्टिविटी लेवल बढ़ है, जो मेरी कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी चीज जो विद इन द एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करती है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स का फुलफिल होना जरूरी है। नंबर वन, कि एक्टिविटी के इंक्रीज होने के साथ कॉस्ट इंक्रीज करे। नंबर टू, कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे। तो अब मैं यहां पर कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा, अगर तो सेम हुई तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, अगर तो सेम नहीं हुई इसका मतलब है कि इसमें आधी खसूसियत शामिल है वेरिएबल की, इंक्रीज कर रही है, तो ये सेमी वेरिएबल होगी। अब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ। कंप्यूटर सर्विसेज की कॉस्ट 42 होगी, यूनिट्स 125 होगी। तो कॉस्ट पर यूनिट मेरा यहाँ पर आ गया 0.336। यहाँ पर मैं आगे निकालता हूँ अगली लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, 46 कॉस्ट होगी और 150 यूनिट्स होंगे, तो ये मेरा आ गया 0.306। तो यहीं से मुझे पता चल रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है। तो अगर तो कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए दो खसूसियात होती थी। नंबर वन, कि एक्टिविटी के इंक्रीज होने से आपकी कॉस्ट बढ़ी हो, जो कि यहाँ पर हो रही है। नंबर टू, कॉस्ट पर यूनिट सेम हो, जो कि नहीं हो रही। तो इसका मतलब है इसमें आधी खसूसियत पाई जा रही है, तो आधी खसूसियत पाई जा रही है तो वो सेमी वेरिएबल होगी। तो जो कंप्यूटर सर्विसेज है वो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट होगी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पास पेपर क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद जो है ये सारे जो हैं ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बीपीपी किट में आपके यही थे कॉस्ट क्लासिफिकेशन के।